अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के थ्योरी देखेंगे फ्रॉम द सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स को सारे फॉर्मूलाज को कंसिडर करेंगे, देखते हैं कि कौन से टाइप के सम्स आते हैं, किस तरह से सम्स को हैंडल किया जा सकता है। और वेव ऑप्टिक्स एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। देखो, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स में सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है, जैसे कि पोलराइजेशन डिलीट हो गया, वैसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप भी डिलीट हो गया। तो वॉट एवर इज देयर इन द सिलेबस हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होगी फ्रॉम अगर कोई रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल पास हो रही है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। दिस इज अवर इंसिडेंट रे, ओके, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। और ये रिफ्रैक्ट होके, मतलब जब वो दूसरे मीडियम में गई तो क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह चली आई बाहर, राइट। दिस इज हाउ इट हैज कम आउट। तो ऊपर देखो, ये वाला एंगल जो है ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। नॉट ओनली दैट, एक बात और भी याद रखना चाहिए कि अगर ये रे को हम सीधा जाने देते तो ये ऐसे चले जाती विदाउट बेंडिंग, मतलब अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऐसे चले जाती। बट बिकॉज मीडियम है इसलिए रे बेंड होगी, ओके, मतलब रे डिविएट होगी। रे देखो, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो इन सबके लिए फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करना है ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हो और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो करते क्या, देखो इमेजिन करो कि तुमने बाउंड्री पे ऐसे हाथ रख लिया, ये बाउंड्री पे हाथ रख लिया, फिर क्या करते हैं, ऊपर वाला मीडियम इंटू ऊपर वाला साइन ऑफ एंगल विल बी इक्वल टू नीचे वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू नीचे ऑफ साइन ऑफ एंगल, ओके। तो μ1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, और इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। सो वेन एवर यू कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, कैसे कनेक्ट करेंगे μ1 आई आर और μ2 को, μ1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये शायद बच्चों को, सभी बच्चों को पता भी है, बट सब बच्चे कैसे स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद, वो सही तरीका नहीं है बच्चों। कभी भी तुमको स्नेल्स लॉ यूज़ करना हो तो बाउंड्री पे हाथ रख लो, ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ ऊपर वाला एंगल विल बी इक्वल टू नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ नीचे वाला एंगल। इस तरह से करोगे तो कभी मिस्टेक भी नहीं होगी। एंगल ऑफ डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। एंगल ऑफ डिविएशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। वैसे कि बहुत कम चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में आएंगे। वैसे ये पार्ट रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कॉमन है, राइट, कॉमन है दोनों में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देखो, मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें रे वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, लेकिन अगर रे डेंसर टू रेरर जाएगी ना तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब आर जो है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो आई से बड़ा होगा। और ऐसे सिचुएशन में एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालोगे, आर माइनस आई। यहाँ पे आई आर से बड़ा है तो एंगल ऑफ डिविएशन आई माइनस आर। लेकिन अगर ये रे डेंसर से रेरर में जाती फॉर एग्जांपल, तो आर आई से बड़ा होता, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड हैव बीन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालेंगे, आर माइनस आई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड फॉर्मूला कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, बट सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि अगर एक कोई लाइट की रे है जिसका वेवलेंथ एयर में लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी एफ है और स्पीड सी है, मतलब एयर में लाइट की वेवलेंथ लैम्बडा है, फ्रीक्वेंसी एन एफ है और स्पीड सी है, तो याद रखना अगर वो किसी ऐसे मीडियम में जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, n, तो उसकी नई स्पीड क्या होगी, नई वेवलेंथ क्या होगी, उसकी नई वेवलेंथ होगी लैम्बडा बाय n, उसकी नई स्पीड होगी c बाय n, और फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही बाद में होगी। दैट मीन्स वेन एवर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एयर टू अनदर मीडियम, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, c बाय n, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, लैम्बडा बाय n, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ इन एयर, और फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात एकदम अच्छी तरह से याद रखना। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जैक्टली वेव ऑप्टिक्स चालू करते हैं, ये तो बहुत फंडामेंटल था। हाँ, तो ये सिचुएशन देखो, ये स्क्रीन है जिसपे मैंने पॉइंट P कंसिडर की है, और इस पॉइंट पे ना दो सोर्सेज से वेव्स आ रहे हैं, S1 और S2 से वेव्स निकल के जा रहे हैं। ये वेव S1 पे गया, S1 से P पे गया, और ये S2 से P पे गया।
तो अगर तुम देखो तो दोनों की लेंथ अलग अलग है, इसकी लेंथ है S1P, इसकी लेंथ है S2P, मतलब दोनों वेव्स की लेंथ अलग अलग है, राइट। और ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि S2P का लेंथ S1P से ज़्यादा है, S2P का लेंथ S1P से ज़्यादा है, दैट इज़ द सिचुएशन, ओके। तो सिचुएशन ये दी हुई है कि S2P का लेंथ S1P से ज़्यादा है, तो हाउ डू यू हैंडल इट, ध्यान से सुनो। मतलब इन दोनों के बीच में लेंथ डिफरेंस है, और लेंथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। तो अब ये पॉइंट P ब्राइट होगा कि डार्क होगा ना, वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर पॉइंट P टू बी ब्राइट, ये पॉइंट ब्राइट कब होगा, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज n लैम्डा वेयर n कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 एनीथिंग, 0 से स्टार्ट होगा, n इज एन इंटीजर बट वो स्टार्ट होगा 0 से, ओके, 0 वैल्यू भी ले सकते हैं, ओके। और आगे बढ़ते हैं, देखो तो पॉइंट ब्राइट होगा मतलब ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पॉइंट ब्राइट होगा मतलब उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। सो सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। और पॉइंट एकदम ब्राइट होगा, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, ओके, S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस है। फिर वापस देखो, ये तो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में रिलेशन मिला हम लोग को, वॉट एवर रिलेशन वी गॉट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में मिला। लेकिन यही आंसर अगर हमको फेज डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए तो सिर्फ करना इतना होता है कि लैम्डा की जगह पे 2π लिख दो। सो इफ आई रिप्लेस लैम्डा बाय 2π आई विल गेट द आंसर ऑफ पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ओके। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट P डार्क होने की क्या कंडीशन है, पॉइंट P डार्क होने की कंडीशन ये है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। तो याद रखना ये कंडीशन है किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक सेकेंड। सो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। और अगर ये आंसर तुमको फेज डिफरेंस के टर्म्स में चाहिए तो बहुत आसान है, सिर्फ लैम्डा के जगह पे क्या करना है, लैम्डा के जगह पे 2π लिख दो। तो अगर लैम्डा के जगह पे 2π लिख देंगे तो पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा, फेज डिफरेंस, ओके। तो पॉइंट ब्राइट होने के लिए कंडीशन मैंने बता दी, पॉइंट डार्क होने के लिए कंडीशन मैंने बता दी। अब और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो हाँ, अब ध्यान से सुनना, सी पाथ डिफरेंस समझो S1 और S2 के वेव्स मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। लेट अस से S1 और S2 के वेव्स, ये S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं और उनके वेव्स मिल रहे हैं लेट अस से पॉइंट P पे, यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो हाँ, अब देखो पॉइंट P, ये जो बीच वाला पॉइंट होगा ना स्क्रीन पे, ये हमेशा ब्राइट होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके। तो जितने भी पॉइंट के डिस्टेंसेस है ना वो सब यहाँ से मेजर किए जाएंगे, सेंटर से मेजर किए जाते हैं, और उस डिस्टेंस को मैं x लिख रहा हूँ। तो पाथ डिफरेंस का इस x के साथ भी एक कनेक्शन है, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। पाथ डिफरेंस इज ऑल्सो इक्वल टू x इंटू छोटा d बाई डी। पाथ डिफरेंस का और एक फॉर्मूला याद रखना, x इंटू छोटा d बाई बड़ा d। बड़ा d क्या होता है, तुमको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, बड़ा d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, छोटा t इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और x क्या है, x इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड से डिस्टेंस है, राइट। तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पाथ डिफरेंस का, x d बाई डी, ओके। फिर ये भी फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड। मतलब अगर तुमको 5वें ब्राइट बैंड का डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, या 10वें ब्राइट बैंड का डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, अगर डार्क बैंड का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होगा n माइनस हाफ लैम्डा d बाई डी। बच्चों ध्यान रखना, ये 2 है ना खाली 1 के नीचे, मतलब ये हाफ है, हाफ ऐसे मत पढ़ लेना इसको, n माइनस 1 द होल बाय 2 नहीं है, ये गलत है। इट इज ओनली व्हाट, n माइनस हाफ लैम्डा d बाई डी, ओके। तो ये डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड मैंने तुमको सिखा दी, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड मैंने सिखा दी, और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला x के टर्म्स में सिखा दिया मैंने, राइट। और आगे बढ़ते हैं, और पाथ डिफरेंस को कभी भी फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, लैम्डा को सीधा 2π लिख दो, हो जाएगा। और देखो और फॉर्मूलाज देखो, अगर दो वेव्स इस पॉइंट पे मिल रहे हैं और अगर इन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी समझो I1 और I2 है,
अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या है I1 और I2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या मालूम होना चाहिए बच्चे को, देखो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम वाला निकालना है, मैक्सिमम, तो फॉर्मूला डायरेक्टली होगा रूट I1 प्लस रूट I2 द होल स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे अगर इंटेंसिटी निकालना है, तो मिनिमम इंटेंसिटी निकालना है तो फॉर्मूला होगा रूट ऑफ I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर। अब एग्जाम में बहुत बार ऐसा करेंगे कि तुमको पूछेंगे Imax अपॉन Imin और देंगे क्या मालूम है, वो लोग तुमको देंगे I1 अपॉन I2। तो I1 अपॉन I2 देते हैं और पूछते हैं Imax अपॉन Imin निकालो, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना रूट ऑफ R प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ R माइनस 1 द होल स्क्वायर, जहाँ पे R मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का रेशो। ओके, तो कभी एग्जाम में वो लोग इंटेंसिटी का रेशो दे और पूछे Imax अपॉन Imin निकालने को, तो सीधा फॉर्मूला है रूट ऑफ R प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ R माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये R मतलब इंटेंसिटी का रेशो। अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में यही फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ इस तरह से बनता है A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये तो सब फॉर्मूलाज कब वैलिड है मालूम है, अगर तुम्हारे सोर्सेज कोहेरेंट है तो। अगर तुम्हारे सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो अगर दो वेव्स हैं उनके इंटेंसिटीज I और I है, इक्वल है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो कोहेरेंट सोर्सेज है ना तो मैक्सिमम आंसर 4i आएगा, रूट I प्लस रूट I द होल स्क्वायर 4i आएगा। लेकिन अगर वो इनकोहेरेंट सोर्सेज है ना तो आंसर सिर्फ I प्लस I 2i आएगा, राइट। तो याद रखना सोर्सेज कोहेरेंट होने बहुत जरूरी है इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए। तो मैंने ऐसे ही बीच में डाल दिया फॉर्मूला कि अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, I1 प्लस I2। उसके बाद में मैंने कुछ स्पेशल केस लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला में, देखो अगर इंटेंसिटीज इक्वल है, मतलब I1 I2 I इक्वल है, दोनों इक्वल है, I1 I2 को हम लोग I बुला लेते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा 4i cos स्क्वायर 5/2, 5 मतलब फेज डिफरेंस, 4i cos स्क्वायर 5/2, 5 मतलब फेज डिफरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4i, मिनिमम इंटेंसिटी होगी 0। और मैंने फिर एक बार फॉर्मूला लिख दिया, इनकोहेरेंट सोर्सेज का फॉर्मूला क्या होता है, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और अगर इंटेंसिटीज इक्वल होगी तो क्या होगा, ये आंसर आएगा I प्लस I, ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2i। इसमें मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी होता है, तो जुड़ जाते हैं सब, राइट। इसमें तो जुड़ जाते हैं, एक मिनट, हाँ सी। तो ये होगा I प्लस I, दैट विल बी इक्वल टू 2i। तो तुम ध्यान से देखो, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होंगे ना तो कहीं मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, मतलब पूरे स्क्रीन पे तुमको यूनिफॉर्म, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होंगे, तो पूरे स्क्रीन पे तुमको यूनिफॉर्म ब्राइटनेस दिखेगी, तुमको डार्क और ब्राइट बैंड दिखेंगे ही नहीं, मतलब तुमको कहीं मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिखेगा, सब जगह पे इंटेंसिटी क्या होगी, 2i। लेकिन अगर सोर्सेस कोहेरेंट होंगे तो तुमको मैक्सिमम 4i दिखेगा और मिनिमम 0 दिखेगा, याद रखना, मतलब तुमको डार्क बैंड और एकदम ब्राइट बैंड दिखाई देंगे। अगर दो वेव्स है जिनके एम्पलीट्यूड है A1 A2 और उनके बीच में फेज डिफरेंस 5 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। और एक फॉर्मूला ये भी याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं बच्चों। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ, अगर तुम स्क्रीन पे बैंड्स को देख पाओगे तो कुछ इस तरह से बैंड्स दिखाई देंगे, राइट। तुमको ब्राइट बैंड दिखाई देंगे और डार्क बैंड दिखाई देंगे। ब्राइट बैंड मतलब या तो वो रेड कलर के होंगे या तो ग्रीन कलर के होंगे, सफ़ेद नहीं होंगे कभी, बिकॉज हम लोग जो लाइट यूज़ करते हो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, और व्हाइट लाइट सिंगल कलर थोड़ी होता है, व्हाइट लाइट तो बहुत सारे कलर से मिलके बना होता है। तो एक बात तो पक्की है कि जो तुमको स्क्रीन पे दिखाई देगा ब्राइट और डार्क बैंड्स, वो कोई भी कलर हो सकता है, रेड और ब्लैक हो सकता है, ग्रीन और ब्लैक हो सकता है, लेकिन व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होगा, राइट। तो देखो ये तुम्हारे ब्राइट बैंड्स हैं, दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू शो इज, मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, देखो ये तुम्हारे ब्राइट बैंड्स है सारे, और ये जो बीच में है ना ये तुम्हारे डार्क बैंड्स है, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं उसको, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। The distance between any two consecutive center of any two consecutive bright bands या dark bands is called as fringe width। और fringe width का फॉर्मूला बीटा लिखते हैं fringe width को, और fringe width का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो इसका मतलब ये भी होता है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊँ ना, अगर स्टूडेंट्स मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ ना, तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ,
ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ना n लैम्डा डी बाई डी, अब मुझे पता चल गया कि लैम्डा डी बाई कैपिटल डी तो फ्रिंज विड्थ होता है, तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n बीटा भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस फॉर्मूला में भी लैम्डा डी बाई डी की जगह पे बीटा लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, n माइनस हाफ बीटा। बस याद रखना कि ऐसे भी किया जा सकता है। ओके, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और फॉर्मूला है जो बच्चे याद नहीं रखते बट वो याद रखना होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब एंगल वाइज फ्रिंज कितना जाड़ा है, राइट। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये तो लेंथ वाइज फ्रिंज विड्थ था, मतलब फ्रिंज विड्थ का लंबाई कितना है, राइट। फ्रिंज का लंबाई कितना है या दो ब्राइट बैंड्स के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, ये एंगल वाइज दूरी है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, देखो बच्चों, अगर तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अगर तुम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो फॉर एग्जांपल, और इसमें अगर तुम tan थीटा यूज करोगे ना तो तुमको पता चलेगा tan थीटा विल बी इक्वल टू बीटा बाय कैपिटल डी। tan थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बीटा बाय कैपिटल डी, और बीटा का फॉर्मूला वही है ना, लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो तुम डिवाइड करोगे तो तुमको ये आंसर आएगा। तो याद रखना एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। जो बच्चे सोच रहे थे कि सर आप tan थीटा बोल के थीटा लिख रहे हो, हाँ चलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए tan थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। और एक बात सुन लो, ये थीटा रेडियन में ही होना चाहिए, थीटा रेडियन में ही होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन में तुमको छोटा डी दे दिया जाए और थीटा दे दिया जाए तो याद रखना तुमको थीटा रेडियन में ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाउएवर अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें रेशो वाला प्रॉब्लम है, रेशो मतलब कि जब लैम्डा इतना था तो थीटा इतना था, अब लैम्डा इतना हो गया तो थीटा कितना, अगर रेशो टाइप प्रॉब्लम है तो उसमें तुम थीटा को डिग्री में रखो, रेडियन में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रेशो है ना, रेशो में तो वो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाता है। बट अगर ये प्रॉब्लम में रेशो वाला नहीं है, मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि स्मॉल डी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ और लैम्डा पूछा है, तो तुमको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसकी फॉर्मूला है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो ये फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDSC। YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। समझो ये एक वेव था जो पॉइंट P पे जा रहा है और ये भी एक वेव है पॉइंट P पे जा रहा है, और तुमने क्या किया ना, किसी एक वेव के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाल दिया। देखो तुमने क्या किया, किसी एक वेव के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और थिकनेस है T। तो तुमने एक बीम के रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस T है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सुनो ध्यान से सुनना। पूरा पैटर्न जितने भी बैंड्स है सारे के सारे शिफ्ट होंगे, और उस शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना, शिफ्ट का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा बाय लैम्डा। द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा बाय लैम्डा। टी मतलब थिकनेस, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ, और बीटा बाय लैम्डा को लिखा जा सकता है कैपिटल डी बाई डी, क्योंकि तुम जानते हो कि बीटा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा बाय लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी। तो इसी फॉर्मूला को इस तरह भी लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों चलेगा। सिमिलरली कभी कभी वो लोग पूछेंगे, देखो पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो गया, मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड यहाँ नहीं बनेगा, कहीं और बन जाएगा, राइट, पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने फ्रिंज शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा। मतलब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको तुम खाली किससे डिवाइड कर लो, बीटा से डिवाइड कर लो, तो तुमको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का फॉर्मूला n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लैम्डा। अच्छा, पूरा फ्रिंज पैटर्न तो शिफ्ट हो जाएगा, बैंड्स पूरे ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन याद रखना क्या शिफ्ट नहीं होगा, मतलब क्या चेंज नहीं होगा, फ्रिंज विड्थ विल नॉट चेंज। मतलब पहले जो था फ्रिंज का विड्थ अभी भी वही होगा, खाली वो पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लो, मैंने लिखा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। देखो अगर मैंने ये ऊपर वाले बीम के रास्ते में मैंने वो स्लैब डाला ना, डायलेक्ट वो अपना ट्रांसपेरेंट स्लैब डाला ना, तो पूरे फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट होंगे ऐसे ऊपर की तरफ। लेकिन अगर यही स्लैब मैंने नीचे वाले बीम में डाला होता है, मतलब H2P वाले रास्ते में डाला होता है ना, तो पूरे फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट होते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस T है,
अगर मैंने इसको S1P के रास्ते में डाला, ओके, तो पूरे फ्रिंजेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, और अगर मैंने S2P के रास्ते में डाला उसको तो पूरे फ्रिंजेस नीचे शिफ्ट होंगे। ये बात लिख लेना, याद रख लेना, ओके, अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन पूछ ले, मतलब कि ऊपर भी लगाया हुआ है और नीचे भी लगाया हुआ है, दोनों में लगा दिया है ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो अब क्या होगा, ऊपर वाला स्लैब, ऊपर वाला जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो पूरे पैटर्न को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, और जो नीचे लगा हुआ है ट्रांसपेरेंट स्लैब वो पूरे पैटर्न को नीचे ले आने की कोशिश करेगा। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है N1 बड़ा हो, N2 बड़ा हो, तो N1 अगर बड़ा है तो ऊपर शिफ्ट होगा, वो डिपेंड करता है। तुमको समझ में आ जाएगा कि एक ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे, तो नेट शिफ्ट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आना थोड़ा अनलाइकली है बट आ सकता है, तैयार रहना उसके लिए, ओके। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, द डिस्टेंस विच लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड, द डिस्टेंस विच लाइट वुड ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। मतलब किसी मीडियम में, समझो ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और थिकनेस t है, इसमें अगर लाइट डिस्टेंस कितना चला, t चला, t, तो अगर ये मीडियम नहीं होता ना तो लाइट कितना चलता है, nt, ज़्यादा चलता थोड़ा। तुमको मालूम है कि अगर किसी मीडियम में लाइट चला जाएगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो अगर किसी मीडियम में अगर लाइट चला डिस्टेंस t, तो अगर ये मीडियम नहीं होगा तो लाइट कितना डिस्टेंस चलेगा, nt। तो इसी nt को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ, द डिस्टेंस विच लाइट वुड ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने इंटरफेरेंस के सारे फॉर्मूलाज तुमको पढ़ा दिए, राइट। हमारे HSC के सिलेबस में या CET के सिलेबस में सिर्फ इतने ही पढ़ने काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारे सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। और अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक लास्ट का वो डाइफ्रैक्शन का थोड़ा देख लेते हैं। सो लेट मी टीच यू डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन में तो ज़्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, पहली बात तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बहुत आसान है, देखो। अच्छा, कभी कभी बच्चे सम्स भी नहीं पहचान पाते कि सम डाइफ्रैक्शन के है कि इंटरफेरेंस के, तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे याद रखते हैं, देखो। अगर एक होल है, एक ही स्लिट है, तो प्रॉब्लम किसका है, डाइफ्रैक्शन का। लेकिन अगर दो स्लिट है तो प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम इंटरफेरेंस का है, याद रखना। अच्छा, मिनिमा के लिए कंडीशन देखो क्या है, फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस शुड बी, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला a sin थीटा, तो a sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो मिनिमा के लिए कंडीशन याद रखना, पार्ट डिफरेंस जिसको a sin थीटा बोलते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा, वेयर n विल स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब अगर तुमको पहले मिनिमा का पार्ट डिफरेंस निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो कभी कभी क्या करेंगे वो लोग, देखो मैं बताता हूँ तुमको, सी कभी कभी वो लोग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि बोलेंगे पहले वाले मिनिमा का एंगुलर विड्थ निकालो। तो सिंपल है, पहले वाला मिनिमा मतलब n1 होगा फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो 1 लैम्डा, लैम्डा वो लोग देंगे, a तुमको देंगे और पूछेंगे थीटा कितना, तो तुम निकाल सकते हो ना आराम से। तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमा की बात होगी ना, मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा याद रखना पार्ट डिफरेंस दैट इज a sin थीटा विल बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा। तो मैक्सिमा के लिए ये फॉर्मूला है पार्ट डिफरेंस का, इससे हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, और मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला है, ओके फाइन। और n वापस 1 से शुरू होगा। फिर उसके बाद में और क्या फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ द nth मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो इंटरफेरेंस, ये अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई कैसे देगा तुमको, कैसे दिखता कैसे है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर तुमने पढ़ा हो तो तुमको पता होगा, दैट डाइफ्रैक्शन पैटर्न लुक्स लाइक दिस, ओके जस्ट अ सेकेंड आई विल ड्रॉ इट, मैं बना के दिखाता हूँ तुमको, रुको। डाइफ्रैक्शन पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न विल लुक लाइक। इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं और सारे डिस्टेंसेस यहीं से मेजर होते हैं। तो मिनिमा मतलब इस तरफ भी मिनिमा होगा, इस तरफ भी, ये दोनों को बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों को बोलते हैं सेकेंड मिनिमा, राइट। इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। तो ध्यान से सुनना, अगर तुमको पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth वाला मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, तो फॉर्मूला होगा उसका n लैम्बडा डी बाई ए, n लैम्बडा डी बाई ए। और अगर मैक्सिमा का डिस्टेंस पूछा गया तो फॉर्मूला होगा xn डैश इज इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्बडा डी बाई ए, ओके। और एक फॉर्मूला याद रखना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्मूला है 2 लैम्बडा डी बाई ए। व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, 2 लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बाई ए। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये जो डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को ऐसे भी बुला सकते हो, देखो
मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये फर्स्ट मिनिमा है और ये भी फर्स्ट मिनिमा है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा ऑन आइदर साइड्स। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन द आइदर साइड्स। तो ये भी याद रखना। और एक बात बता देता हूँ, कभी कभी कैपिटल डी नहीं दिया होगा ना, तो याद रखना कि कैपिटल डी विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ले लेना। कभी कभी वो लोग कैपिटल डी नहीं देते क्वेश्चन में और लेंस का फोकल लेंथ देते हैं, लेंस का फोकल लेंथ देते हैं। तो याद रखना कि अगर कैपिटल डी नहीं दिया हुआ हो तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस को ही कैपिटल डी माना जा सकता है, क्योंकि जो लेंस होता है ना वो एकदम स्लिट को चिपका के रखा हुआ रहता है। तो कैपिटल डी और फोकल लेंथ इक्वली होते हैं, ऐसा बोल सकते हो तुम। तो ये भी छोटी सी बात याद रखना, और मेरे ख्याल से इसके अलावा तुमको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।